हम्म, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रश्न भी दिया था कि क्या छोटे राज्यों का बनना उस राज्य के लिए लाभदायक है। ये क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी और उसका आंसर लिख के लाने को आपको कहा था कि आप इसका आंसर लिख लीजिए और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन था कि क्या छोटे राज्य या नए राज्य का निर्माण उस राज्य के लिए सही है, युक्ति संगत है या लाभदायक है। नुकसान भी हो सकते हैं उसके, फायदा या नुकसान दोनों ही लिखने थे उसमें। सफल राज्य कैसे बनता है एक छोटा राज्य, और एक छोटा राज्य असफल किन किन मुद्दों पर बनता है, इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि कल जहां मैंने आपको छोड़ा था उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि राज्य पुनर्गठन जब हुआ था मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1900 जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, तब मध्य प्रदेश बनने से पहले मध्य प्रदेश को अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया था, जो आपके सामने पीछे दिए गए हैं। बोर्ड पर आप देख सकते हैं। एक था पार्ट ए, जिसको हम लोग बोलते थे सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, जिसमें जबलपुर, नागपुर, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र आते थे। दूसरा जो पार्ट बी था उसको हम बोलते थे मध्य भारत। मध्य भारत या मध्य भारत प्रांत, प्रोविंसेस भी बोलते थे उसको, जिसमें ग्वालियर और इंदौर रियासतें आती थी। तीसरा जो था पार्ट सी, उसमें आपका विंध्य प्रदेश जो आप देख पा रहे हैं, विंध्य प्रदेश जो पार्ट सी है ये इसमें आता था, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र आते हैं। और पार्ट सी ही एक और था जो चौथे नंबर में आता था, भोपाल स्टेट, जो आप देख सकते हैं। नवाब हमीदुल्लाह खान साहब के उसमें बना हुआ था। लास्ट वो थे और उन्होंने शुरू में भारत संघ से मिलने के लिए, मिलने से, विलय करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में फिर 30 अप्रैल 1949 को भोपाल स्टेट जो है वो भारत संघ में विलय हो गया था। उसके बाद फिर कार्रवाई चला कि 1956 में मध्य प्रदेश की जो संकल्पना है वो सामने आ गई थी। ठीक है, बात करते हैं आगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो सीपी बरार बना, इनमें क्या क्या था। देखिए, सीपी बरार जो है, छत्तीसगढ़ पहले निजामों के अंतर्गत में था, तो छत्तीसगढ़ को निजाम से छीन लिया गया था। 4 जिले बरार क्षेत्र के थे, उसको मिला दिया गया किसके साथ, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस, जो कि महाकौशल का क्षेत्र था। महाकौशल जो है ये जबलपुर को बोलते हैं, तो महाकौशल जबलपुर वाला एरिया है वो ऑलरेडी था इनके पास में। और महाकौशल का एरिया से मिला लिया गया किसको, बरार को और छत्तीसगढ़ को, और बना दिया सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, दो नाम रख दिए गए। पूरा इसका नाम है सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, दो नाम को जोड़ के एक नाम कर दिया गया, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और 1956 के समय जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, पुनर्गठन हुआ था, उससे पहले यहाँ के जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और वहाँ के जो राज्यपाल थे वो थे राघवेंद्र राव। अब आप सोच रहे हो कि सर राज्यपाल कैसे होंगे, तो 1952 में ही चुनाव हो गए थे भारत में। और सेंट्रल प्रोविंसेस जितनी भी थी, जो भी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थी रियासतें, तो सब एक हो गई थी लगभग लगभग। तो सभी में चुनाव कराने कराने शुरू कर दिए थे। तो रियासत हो या कोई भी हो, उसमें मुख्यमंत्री वाला कॉन्सेप्ट आ चुका था। बहरहाल बाद में पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का, लेकिन ये चीजें पहले हो गई थी। बात करें ये मध्य प्रांत की, बात करें जो मध्य भारत की मैं बात कर रहा था, जिसमें ग्वालियर और इंदौर शामिल हैं। जब इसको मिला लिया गया था, ग्वालियर और जो इंदौर वाला जो एरिया रीजन है, इन सभी छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी, इनको मिलाया गया था 22 अप्रैल 1948 को। 22 अप्रैल 1948 को ये मध्य प्रांत जो है भारत में विलय हो गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया था कि मध्य प्रदेश प्रांत में मध्य भारत प्रांत बना दिया गया, प्रोविंसेस बना दिया गया था। और उसके उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 28 मई 1948 को उसका उद्घाटन कर दिया गया था, जिसके राज्य के प्रमुख उस समय बनाए गए थे जीवाजी राव सिंधिया। क्योंकि 1948 की बात कर रहा हूं मैं, 1948 में देश में चुनाव नहीं हुए थे, तो उस समय मुख्यमंत्री का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो प्रमुख रखा गया था। तो जो समय प्रमुख थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया। और उप प्रमुख जो बनाया गया था वो थे यशवंत राव होलकर। तो डेप्यूटी हेड ऑफ स्टेट जो थे वो यशवंत राव होलकर थे। ये दोनों ही अलग अलग
रियासतों से बिलोंग करते थे। ये होलकर थे और ये सिंधिया थे, दोनों मराठा रियासतों से थे। और इनकी कैपिटल जो है, चूंकि दोनों का वर्चस्व बराबर था, ऐसे में कैपिटल दोनों चीजों को बनाया गया था। 6 महीने कैपिटल इंदौर हुआ करती थी और 6 महीने कैपिटल ग्वालियर हुआ करती थी। अगर शीतकालीन कैपिटल की बात करें तो इस मध्य प्रांत की शीतकालीन जो कैपिटल है वो होती थी आपकी ग्वालियर, और ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल थी वो आपकी हुआ करती थी इंदौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विंध्य प्रदेश की बात करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ थे इसलिए उसको छत्तीसगढ़ बोलते थे, छत्तीसगढ़ों का क्षेत्र था वो। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रसून, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, देखिए, दो क्षेत्र को मिलाकर के विंध्य प्रदेश बनाया गया था, और वो दो क्षेत्र थे बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों को मिलाकर के करा गया था, और विंध्यगिरी की पहाड़ियां इसमें शामिल थी, इस वजह से इसका नाम विंध्य क्षेत्र रखा गया था। समझौता हुआ था मार्च 1948 में, मार्च 1948 में भारत संघ में ये रियासतें विलय कर दी गई थी, और इसकी राजधानी बनाई गई थी रीवा। रीवा जो क्षेत्र है इसकी राजधानी बनाया गया था। और उस समय जो 1948 में इसके राज्य प्रमुख थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं, राजा मार्तंड सिंह देव। राजा मार्तंड सिंह देव जब विलय हुआ था उस समय इसके प्रमुख बनाए गए थे, जब तक कि हमारे एरिया में जब तक चुनाव ना हो तब तक के लिए। और जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो है भोपाल राज्य। काफी लेट ये बहुत बाद में ये जो है भारतीय संघ में विलय हुआ, शुरू में ये भारत में मिलने से इनकार कर दिए थे। तो हमीदुल्ला खान नवाब थे यहाँ के, और इन्होंने घोषणा की स्वतंत्र रियासत की, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट रियासत बनाना चाहते थे। ये ऐसा ऑप्शन इनको क्यों दिया गया? तो ये ऑप्शन जो दिए जाते हैं कि कोई रियासत मिलना चाह रही है कि नहीं चाह रही है, कोई रियासत अलग रह सकती है कि नहीं रह सकती है। तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन साहब माउंट बेटन प्लान लेकर के आए थे, जिसमें इंडिया को डिवाइड करने का पूरा योजना था, जिसमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था भारत को, और पाकिस्तान को भी एक डोमिनियन कंट्री दे दिया गया था, और बाकी बची हुई कुछ 562 या 565 रियासतों का नाम आता है। तो इन रियासतों को छोड़ दिया गया था कि आप चाहे स्वतंत्र है, आप चाहे तो भारत में मिल जाए, भारत डोमिनियन स्टेट में मिल जाए, या आपकी इच्छा तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या आप चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते। तो हमीदुल्ला खान साहब को भी लगा कि भाई मौका है स्वतंत्र रहने का, तो उन्होंने स्वतंत्र रहने की कोशिश की, लेकिन बाद में समझौता कर लिया गया। उसके पीछे क्या कहानी है वो उस समय के राजनेता ही बता सकते हैं, कि दबाव में आकर या शांतिपूर्ण तरीके से, या जो भी लेन देन हुआ, जो भी हुआ होगा वो कहानी इन्हें वही लोग जानते हैं जो निकल चुके हैं। तो 30 अप्रैल 1949 को जाकर के ये मर्जर हो गया, ये समझौता हो गया, और भारत संघ में भोपाल राज्य मिल जाता है। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन हम लोग पढ़ चुके थे। मैंने बताया था कि भाषा के आधार पर जब पूछा गया था जांच समितियों से, एसके समिति ने मना कर दिया, जेवीपी समिति ने मना कर दिया। फाइनली जो समिति आखिरी में आई थी उसने बोल दिया कि हाँ किया जा सकता है, और उस समिति का नाम था फजल अली कमेटी। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि 1953 में कमेटी बनाई। इस कमेटी का एक और नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, भी इसे कहा गया। और इसी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि संसद एक ऐसा कानून बनाए, और कानून बना करके एक अधिनियम बनाया जाए, और जिसका नाम होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप नए राज्यों का निर्माण कर सके। इसने कुछ, फजल अली कमेटी ने कुछ पॉइंट भी रख दिए थे कि इन आधारों पर भी हम लोग राज्य बना सकते हैं, जिसमें से भाषाई आधार जो एक था इन्होंने रखा था, उसके अलावा प्रशासनिक सुविधा को भी इन्होंने आधार माना। तीसरा जो है इन्होंने बोला कि क्षेत्रीयता के आधार पर भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट इन्होंने नोट डाउन करवाए कि इन आधारों पर अगर ये आधार आपको दिखते हैं तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसकी अनुशंसा कर सकता है कि नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। और लगातार राज्यों का निर्माण होता ही रहा। मैंने बताया था कि पोट्टी श्री रामालू की आमरण मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, जेवीपी के बाद फजल अली कमेटी, ये है। एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि फजल अली कमेटी जो है इसमें टोटल 3 मेंबर थे। फजल अली कमेटी में 3 मेंबर थे, उनके हम लोग नाम लिख लेते हैं। फजल अली अकेले नहीं थे, उसके अलावा और भी थे।
के एम पनिकर और एक और थे एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। के एम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू, ये दो लोग और थे और फजल अली इसके मेन हेड थे। तो तीन लोगों की कमेटी थी। कई हो सकता है कि प्रश्न पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में गठित किया गया था उसमें कितने लोग सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब जब राज्य पुनर्गठित किया जाता है तो पुनर्गठित का मतलब संगठित किया जाना होता है। तो ऐसे में देखा जाता है कि हो सकता है कोई क्षेत्र ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है, कोई ऐसा क्षेत्र जो मैच नहीं कर रहा है उस क्षेत्र से, तो उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। तो ये बार्गेनिंग वाला टाइम आया था। तो इसमें क्या हुआ था, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र को चला गया, जिसमें नागपुर वाला रीजन जिसको बोला जाता है, सीपी बरार वाला बहुत बड़ा हिस्सा जो है हमने महाराष्ट्र को सौंप दिया। और हमने नहीं, मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने जो सिफारिश दी उसके अंतर्गत किया गया। और बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, ये वो प्लेसेस है जिसमें नागपुर सबसे बड़ा है ही, इन सबको महाराष्ट्र को सौंप दिया गया। कारण ये था कि इन सभी जगहों पर मराठी बाहुल क्षेत्र था, यहाँ पर मराठी भाषा का वर्चस्व था। संस्कृत जो संस्कृति थी वो महाराष्ट्र से मिलती थी। उस समय महाराष्ट्र राज्य नहीं था, उस समय इसका नाम बम्बई प्रांत था। मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र तो 1960 के में जो है, जब गुजरात अलग हुआ तब महाराष्ट्र शब्द सामने आया, तब तक तो वो क्या था, बम्बई प्रांत था। मराठी बोली जाती थी इसलिए उसका नाम महाराष्ट्र रख दिया गया था। फिर राजस्थान से भी हम लोगों ने कुछ समझौते किए थे। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़ दें, बाकी सब, सुनील एक टप्पा है, कस्बा है, तहसील लेवल जितना बड़ा है उसको छोड़ दिया गया, वो राजस्थान में छोड़ दिया गया। बाकी मिला लिया गया किसमें, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। बाकी सिरोंज एक तहसील थी राजस्थान की, जिसको हमने विदिशा में मिला लिया। सिरोंज तहसील जो राजस्थान में हुआ करती थी उसको हमने किसमें मिला लिया, मध्य प्रदेश में मिला लिया। और भोपाल राज्य का पूरी तरह से विलय कर लिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं। हालांकि भोपाल जो जिला, आज हम लोग जिसको जिला बोलते हैं, वो पहले तहसील हुआ करता था। भोपाल 1972 तक एक तहसील था सीहोर के अंतर्गत। सीहोर जिला जो भोपाल से लगा हुआ है, सटा हुआ है, वो उसकी एक तहसील हुआ करता था पहले। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जब 1956 में तो मध्य प्रदेश बना लिया गया था। अब 1956 में जब बना लिया गया था तब 43 जिले थे भारत में, सॉरी मध्य प्रदेश में। 43 जिलों के बाद, ये मध्य प्रदेश में वो बोल रहा हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, 1956 की बात कर रहा हूँ ना। तो हुआ ये कि 1972 में दो जिले बनाए गए। एक जिला है भोपाल और दूसरा है राजनांदगांव। भोपाल सीहोर से अलग किया गया, चूंकि भोपाल राजधानी था। ऐसे में किसी राज्य की राजधानी किसी एक दूसरे जिले के अंतर्गत हो तो हो सकता है कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में इसको जिला घोषित किया गया। पावर जिला घोषित करने से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो यहाँ के कलेक्टर के हाथों में आ जाता, तो काफी सही रहता है ऐसा ऐसा करना। तो भोपाल को राज्य बनाया गया सीहोर से अलग करके। और राजनांदगांव जो दुर्ग की तहसील हुआ करता था छत्तीसगढ़ के, उसको भी मिला लिया गया किसमें, उसको भी बना दिया गया, जिला बना दिया गया। 1972 में दो जिले बनाए गए जब मध्य प्रदेश समेत दो था। अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा जिलों की मांग, अच्छा बहुत पहले से ही छत्तीसगढ़ की मांग शुरू हो रही थी। इसके बहुत सारे सिग्नल आ चुके थे कि भाई इससे छत्तीसगढ़ अलग होना चाहिए वगैरह वगैरह जो भी। 1983 में एक जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। 1983 में जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। ये यहाँ पर नाम गलत दिया हुआ है, ये बी आर दवे है। ठीक है, बीपी दुबे नहीं है, बी आर दवे हैं। बी आर दवे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया 1983 में। इन्होंने अपनी सिफारिशें दी कि नए जिले बनने चाहिए, लेकिन उस समय इनकी सिफारिशों को नहीं माना गया। बाद में जाकर के इनकी सिफारिशों पर अमल किया गया और 25 मई 1998 25 मई 1998 को
बी आर दवे की जो सिफारिशों के आधार पर 10 नए जिले बनाए गए। 10 नए जिले जो बनाए गए हैं, उसमें से 4 मध्य प्रदेश में शामिल है, बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए। 6 जिले छत्तीसगढ़ के थे। तो यही समझ सकते हैं आप कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा रीजन था, उसमें 6 जिले बनाने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। ठीक है? तो छत्तीसगढ़ का एक ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था हमारे सामने, तो हमने देखा है। चलिए इसकी आगे बात कर लेते हैं। तो 4 जिले मध्य प्रदेश में थे, 4 मध्य प्रदेश में थे। अब वो 4 जिले कौन कौन से थे? उसमें था एक श्योपुर, मुरैना से अलग करके हमने श्योपुर बना दिया था। कटनी, कटनी भी एक जिला था, बड़वानी भी था। तो श्योपुर, कटनी, बड़वानी, एक जिला और इसमें था डिंडोरी। आपको पता होगा डिंडोरी में भारत का एकमात्र फोसिल पार्क है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो पूछा भी गया था कि डिंडोरी में राष्ट्रीय उद्यान जो है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस लिए फेमस है? जीवाश्म के लिए फेमस है। तो डिंडोरी एक जिला बनाया गया था। तो ये 4 जिले, श्योपुर, कटनी, बड़वानी और डिंडोरी, ये 4 जिले बनाए गए। एक और समिति 1998 में गठित की गई थी, और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 6 नए जिले और बनाए गए थे। इसका डेट था 10 जून। 10 जून को 6 नए जिले और बनाए गए थे। और ये 6 नए जिले जो है, इसमें से 3 मध्य प्रदेश के थे, जिसमें हरदा जिला है। हरदा जिला कृषि के क्षेत्र में बहुत समृद्ध है, भारत का मध्य प्रदेश का मिनी पंजाब कहा जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी खेती होती है, और यहाँ का जो रकबा है, पर एक किसान के पास जो रकबा होता है वो काफी ज्यादा है। सबसे रिच किसान माने जाते हैं हरदा क्षेत्र के। तो हरदा एक जिला नया बनाया गया था। हरदा के अलावा उमरिया, शहडोल से अलग करके उमरिया एक जिला बना, और मंदसौर से अलग करके नीमच भी एक जिला बना दिया गया। ठीक है? तो हरदा, उमरिया, नीमच, ये 3 जिले मध्य प्रदेश से थे। बाकी 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले। हमें छत्तीसगढ़ के जिलों से कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ की जीके में आता है वो। तो हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के 4 जिले थे इसमें, जबकि 6 जिलों में से 3 जिले मध्य प्रदेश के थे, जिसमें हरदा, उमरिया और नीमच थे। बस ध्यान इतना रखना है कि 25 मई को 10 जिले बनाए गए थे, जिसमें 4 मध्य प्रदेश के थे, और 10 जून को बनाए गए थे 6 जिले, जिसमें से मध्य प्रदेश के 3 जिले थे। इन जिलों के नाम भी याद रखना, और साथ में यह भी याद रखना है कि कौन सा जिला कहाँ से अलग हुआ, ये भी बहुत जरूरी था। ठीक है? तो यहां पर टोटल जिलों की संख्या 1998, यानी 2000 तक मान लीजिए, 2000 तक कोई जिला बना नहीं था। तो सन 2000 में जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो हमारे पास कितने जिले थे, प्रश्न पूछा जाता है। तो आंसर इज 61 डिस्ट्रिक्ट थे मध्य प्रदेश में, और उन 61 डिस्ट्रिक्ट में से 16 जिलों वाला मध्य प्रदेश बनने के 44 साल बाद वो घटना हुई। क्वेश्चन पूछता है कितने साल बाद, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना, 56 के बाद से 2000। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के 44 सालों के बाद यह घटना घटी कि मध्य प्रदेश का दोबारा पुनर्गठन करना पड़ा। देखिए, कई सारे क्वेश्चन उठते हैं कि क्या राज्य का पुनर्गठन, क्या राज्य का बार बार पुनर्गठन करना उस राज्य की सरकार की फेल्योर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उस राज्य की सरकार की फेल्योर है। ये जन जागरूकता, या कुछ प्रशासनिक सुविधा, या भाषाई मतभेद, वैचारिक मतभेद, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसके कारण ये मांगे उठती रही हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो 1 नवंबर सन 2000 को 16 जिलों के साथ लगभग 30.47% भाग हैं। मध्य प्रदेश का 30.47% भाग जो छत्तीसगढ़ है, वो अलग हो गया किससे? मध्य प्रदेश से, और अलग होकर के उसको नया राज्य बना दिया गया 16 जिलों वाला, और मध्य प्रदेश के पास बच गए 45 जिले। अब इसमें यह आता है कि मध्य प्रदेश का गठन से संबंधित, जो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि 84वां संविधान संशोधन किस तरह से मध्य प्रदेश से रिलेट करता है, या किस तरह से मध्य प्रदेश का संबंध इस 84वें संविधान संशोधन से है। थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। जरा मैं कमेंट बॉक्स में देख लूं कौन कौन क्या क्या लिख रहा है।
शिवराज जी एज यूजुअल आप हमेशा ही लिखते हैं। के एम पणिकर, एच एन कुंजरू, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप योगेश बोल रहे हैं कि सर क्लास की पीडीएफ मिलेगी या नहीं? नहीं बेटा, आपको क्लास के दौरान ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। पीडीएफ मिलना मुश्किल है। बिल्कुल शिवराज जी, आपका आपका प्रश्न सही है कि सिरोंज इनका प्रश्न है कि सर सिरोंज जो तहसील है वो विदिशा में कैसे मिल सकती है, जबकि सिरोंज तो राजस्थान से टच भी नहीं करता है। तो देखिए, पहले रियासतें जो होती थी ना, उसमें ही राजा महाराजा जो चीजें जीत लेते थे वो उनकी रियासत में होती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि राजा महाराजा जब शतरंज वगैरह खेलते थे तो इसमें भी गांव के गांव, तहसील के तहसील हार जाते थे। तो ये कहना मुश्किल होगा कि ऐसा कैसे हुआ होगा। तो बहुत सारी जगह ऐसे हुआ। मध्य प्रदेश का मैप आपको उल्टा सीधा दिखेगा, बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ, बिल्कुल ऐसे स्क्वायर फॉर्म में क्यों नहीं है? जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अगर आप मैप देखोगे तो वहां के राज्यों का जो डिवाइडेशन बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में किया गया, क्योंकि वहां ऐसे कोई रियासतों वाला सिस्टम नहीं था। और हमारे भारत में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर ऐसे बिल्कुल या तो सर्कल में हो या बिल्कुल चौकोर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उबड़ खाबड़ कैसी भी सीमाएं, किसकी सीमाएं कहाँ घुस रही, इस तरह का होता है। तो ये मेन रीजन था राजा महाराजा रियासतों की वजह से। तो ऐसा हुआ होगा उस समय, मुझे जहां तक लगता है। इस वजह से सीहोर जो है वो उनके अंडर में आता था। ठीक है। अब बात कर लेते 84वें संविधान संशोधन की। मैं थोड़ा सा इसको होमवर्क कर लूं इस पे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वैसे तो नए राज्य बनाने के लिए कोई संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मध्य प्रदेश की गठन की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ के बनने के पीछे एक संशोधन का नाम बार बार आता है। हालांकि किताबों ने तुरंत उसके बाद ही लिख दिया कि 84वां संविधान संशोधन जो है उसके कारण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग हुआ। तो ये कारण नहीं है। 84वां संशोधन मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। हुआ क्या था कि जब हमारा देश आजाद हुआ, देश का संविधान लागू हुआ, तो देश के संविधान में क्लियर लिखा हुआ था कि हर 10 साल में लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या में बढ़ाना है। तो सीटों की जो संख्या फिक्स की जाती है वो पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग होगी। पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। इस तथ्य को लेकर के जब सरकार आगे बढ़ी तो सरकार को लगा कि जरूरत नहीं है अभी, परिसीमन आयोग बनाना पड़ता है। हर 10 साल में परिसीमन आयोग रिकमेंडेशन देता है कि सीटें बढ़ाइए, सीटें बढ़ाइए। सरकार ने सोचा कि सीटें बढ़ाएंगे बड़ा दिक्कत है, एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ेंगे। देश वैसे ही युद्ध झेल रहा था, 1962 का, 1965 का, 1971 के युद्ध झेल रहा था। देश की आर्थिक स्थिति और संसाधनों की भी बहुत ज्यादा कमी थी, पैसों की भी बहुत ज्यादा कमी थी। ऐसे में सरकार को लगा कि ऐसे में ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ठीक नहीं होगा। तो क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी ने। ये बड़ा फेमस संशोधन है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। 42वां संविधान संशोधन किया था इंदिरा गांधी ने 1976 में। ये संशोधन हुआ था और उन्होंने क्या फिक्स कर दिया, देखिए मैंने आपको बताया थी कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या जनसंख्या पर डिपेंड करती है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद की सीटें का संबंध जनसंख्या से ना होकर के उसका कुछ और मीनिंग निकलता है। वो मैं बता दूंगा जब हम लोग कभी उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसमें ये कॉलम डाल दिया जाता है कि हुआ क्या, 1976 से पहले जो लास्ट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1971 की। हर 10 साल में होती है, आप जानते ही हैं। भाई 2011 में हुई थी, 2001 में हुई होगी, 1991 में हुई तो 1981 में हुई होगी और 1971 में हुई। तो 1971 में 19 इस 42वें संविधान संशोधन से पहले ये वाली पॉपुलेशन सेंसस हो चुकी थी। तो सरकार ने ये संशोधन करके ये कॉलम डाल दिया कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनसंख्या के आधार पर फिक्स होगी, जो कि 2000 तक, सन 2000 तक फिक्स कर दी उन्होंने। 25 सालों के लिए की गई थी, सन 2000 तक फिक्स हो गए वो। 25 ईयर के लिए कर दिया था उसको। तो जब समय आया वापस, सन 2001 में वो समय आ गया था,
जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यह निर्णय लेना था कि वो जो डेडलाइन 42वें संविधान संशोधन में दी गई थी कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, और उस पर उन्होंने बोल दिया कि नहीं बढ़ेगी, वो सीमित रहेगी, वो फिक्स रहेगी, 2000 तक फिक्स कर दिया, लगभग 25 साल के लिए उसको फिक्स कर दिया गया था। तो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के सामने बड़ा एक चुनौती सामने आई कि अब बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डेडलाइन खत्म होगी। तो अटल बिहारी वाजपेयी इसके बढ़ाने के पक्ष में थे और बढ़ाने को लेकर के प्रस्ताव भी आए। तब क्या हो रहा था, इस मुद्दे को लेकर के साउथ इंडिया के सभी स्टेट ने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया कि नहीं, जनसंख्या के आधार पर अगर आप लोकसभा की सीटों को बढ़ाएंगे तो उसमें हम साउथ वालों को नुकसान है, क्योंकि 1971 के बाद, बहरहाल आजादी के बाद से ही नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है, उत्तरी उत्तरी जो राज्य है, इनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ी है, जबकि हमने जनसंख्या को कम किया है। हमारी जनसंख्या की जो बढ़ने की दर है काफी कम है। पहले ही हमारे पास में लोकसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। साउथ इंडियन स्टेट का क्या बोलना है कि पहले ही हमारे पास लोकसभा में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे में अगर आप और बढ़ा देंगे तो यूपी वैसे ही 80 लेके बैठा हुआ है। आपको पता ना, लोकसभा में यूपी के पास 80 सीटें हैं। 5 राज्य जीत ले अगर सरकार, तो सरकार बन जाती है देश में, बाकी राज्यों का वजूद खत्म हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करोगे तो फिर कभी साउथ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन ही नहीं पाएगा, और हम अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे? हमें वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे अभी आज उत्तर पूर्वी राज्यों को ट्रीट किया जा रहा है। तो उनके दबाव के चलते अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि 2001 में उन्होंने संशोधन किया, 84वां संविधान संशोधन। संशोधन अब 84वां संविधान संशोधन बड़ा एक अजीब गरीब संविधान संशोधन, मतलब इसमें थोड़ा सा एक दो दो कॉलम डाल के रखे हैं। पहला कॉलम में बोलता है कि 2001 1971 की जनगणना के आधार पर ही, हम लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों की संख्या फिक्स रहेगी, 2026 तक यही बना रहेगा। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि हम लोग 1971 को ही बेस मान रहे हैं पॉपुलेशन का, संख्या का, और ये 2026 तक यथावत रहेगा, ऐसा बोला गया। 2026 तक यथावत रहेगा, बड़ी बात होगी। अब 2026 तक आपको लोकसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। 2026 में मोदी साहब के ऊपर फिर से भार आ जाएगा, अगर मोदी साहब दोबारा जीत करके आते हैं, तीसरी बार अगर आते हैं, तो उनके ऊपर भार आ जाएगा कि क्या करना है। कर देंगे, मोदी साहब का वैसे भी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो सन 2026 तक आपको कोई संशोधन नहीं देखने को मिला। ये 84वें संविधान संशोधन की पहली लाइन बोलती कि लोकसभा की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक सेम रहेगी, जो लोकसभा की सीटों की संख्या आज है वही रहेगी। लेकिन इन्होंने विधानसभा के बारे में यहां कॉलम दूसरा जोड़ दिया। इन्होंने विधानसभा के बारे में कॉलम ये जोड़ दिया कि विधानसभा अपनी सीटों की संख्या जो है 1991 की जनगणना के आधार पर कर सकता है। कौन कर सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको बोलते हैं हम लोग विधानसभा। विधानसभा की सीटों की संख्या 1991 की जनगणना के आधार पर आप बदलाव कर सकते हैं। और यही हुआ कि 84वां संविधान संशोधन हमने अप्लाई किया मध्य प्रदेश पर, और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, और बढ़ा करके छत्तीसगढ़ को भी काफी अच्छी सीटें मिल गई, और फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग अलग हो गए और नया राज्य छत्तीसगढ़ बन गया। नहीं तो इतने उस समय सीटें नहीं थी, मुझे प्रॉपर याद तो नहीं है कि उस समय कितने सीटें थी, लेकिन इसके अनुसार सीटें बढ़ाई गई। अब यही समाप्त नहीं होता है, इसको पूरा समझ ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। 84वां संविधान संशोधन लोकसभा पर तो पूरी तरह से अभी भी लागू है, लेकिन ये जो 1991 का कॉलम डाला गया था विधानसभाओं के लिए, इसको फिर बदला गया। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अगर आपने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिया तो आपको आगे समस्या बिल्कुल नहीं होगी। हुआ क्या कि 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 2003 में। 87वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें जोड़ दिया गया कि विधानसभा अपनी सीटों की संख्या, विधानसभा अपनी सीटों की संख्या चाहे तो 2001 की गणना के अनुसार बदल सकती हैं। विधानसभा की सीटों की संख्या, विधानसभा जो है वो अपनी सीटों की संख्या चाहे तो 2001
एक गणना के हिसाब से बदल सकती है। ये कॉलम डाल दिया गया, बदल सकती है, नहीं बदलेगा तो कोई पाबंदी नहीं है। 1991 में तो चल ही रहा था। तो इसलिए 84वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि वैसे भी विधानसभा की सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में कम लग रही थी। क्योंकि वैसे भी रूल बनाया गया, पता है, विधानसभा के लिए कि विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से ये बदलाव किया गया था, ताकि विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि नए राज्य तो लगातार बढ़ रहे थे। ऐसे में ये कॉलम भी सेटिस्फाई करना था कि 60 से ऊपर आना चाहिए। इसमें कुछ अपवाद हैं। आप में से कुछ को लगा है कहीं सर कि सर वहां सिक्किम में तो 32 सीटें हैं, फिर कैसे? तो अपवाद है वो, उनकी जनसंख्या इतनी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये बात कि 84वां संविधान का संशोधन का संबंध किस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से कोरिलेट करता है उनके अलग होने से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नए जिलों की। 2003 में 3 नए जिले बनाए गए। 2003 में यहाँ पर समिति का नाम नहीं लिखा गया, मेंशन नहीं किया गया। मैं बता दूं, बोस समिति का गठन किया गया था उस समय। हर बार समिति का गठन किया जाए जरूरी नहीं। बोस समिति का गठन किया गया था सन 2003 के इन जिलों के लिए, और 3 जिले बनाए गए। बुरहानपुर जो खंडवा से अलग हुआ था, अनूपपुर जो शहडोल से अलग हुआ था, और अशोकनगर जो गुना से अलग हुआ था। ये आपको मिलेंगे। तो 3 नए जिले बनाए गए। बुरहानपुर जो खंडवा से अलग हुआ था, अनूपपुर जो शहडोल से अलग हुआ था, अशोकनगर जो गुना से अलग हुआ था। देखिए, जो अभी योगेश जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन पूरी क्लास, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको यथावत जो पीडीएफ से आपको पढ़ाया जा रहा है वो पीडीएफ कोशिश करूंगा कि आपको दे दी जाए। ठीक है, और 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। 2008 में जो 2 नए जिले बनाए गए हैं वो है आपका अलीराजपुर और झाबुआ। अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ से अलग हुआ था, और सिंगरौली जो है वो सीधी से अलग हुआ था। ये आप मैप में जरूर देख सकते हैं। सिंगरौली सबसे लास्ट वाला एक जिला है, और अलीराजपुर भी इधर वाला जिला है। यानी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले बने थे सन 2008 में। अलीराजपुर लिटरेसी रेट में सबसे पीछे हैं। अलीराजपुर और झाबुआ भील जनजाति के बाहुल क्षेत्र हैं और जनजाति इलाके हैं। और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सेक्स रेशो ज्यादा होगा। मैंने एक दिन क्लास में आपको बताया था कि जिन जिन जिलों में जनजातियों और जातियों जन और अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा है, उन जिलों में सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात ज्यादा है। महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। इसका साफ सुथरा मतलब ये था कि जहां पर जागरूकता ज्यादा है, जहां पर एजुकेशन ज्यादा है, वहां पर वैसे भी ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। अब इसको हम लोग या तो हमारी एजुकेशन का खामी समझे, या हमारी ज्यादा जागरूक होने का नतीजा समझे। 2013 में एक नया जिला बनाया गया। शाजापुर जिले को अलग कर, शाजापुर जिले से काट करके अगस्त 2013 में एक जिला बनाया गया जिसका नाम था आगर मालवा, और ये मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। और फिर लास्ट जिला आपको पता ही है, 52 जिला जो नया बना है, 52वां, उसका नाम था निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। निवाड़ी जिला जो है ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। हो सकता है पूछ ले कि निवाड़ी जिला जो है वो किस राज्य से सीमा साझा करता है। निवाड़ी जिला उत्तर प्रदेश राज्य से सीमा साझा करता है, और निवाड़ी जिले के अंतर्गत 3 तहसीलें आती है, जिसमें पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। तो 3 तहसील उसमें आती हैं। और उसके अलावा अन्य और भी जगह है जिसको लगातार प्रस्तावित किया गया है, लगातार मांग उठ रही, जिसमें से नागदा सबसे बड़ा नाम सामने आता है। नागदा के अलावा चाचोड़ा, मेहर जो सतना में है, और बागली जो देवास में है, ये चीजें भी सामने आ रही है कि इनको भी जिला बनाया जाए। लेकिन लेकिन फिलहाल नहीं। हाँ जी जी, बिल्कुल योगेश, आपने सही बोला। निवाड़ी जिला जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। इससे पहले हरदा हुआ करता था, लेकिन जैसे अब निवाड़ी बना है तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। तो दोनों के हिसाब से ही निवाड़ी, इसलिए अलग अलग आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अलग होता है आपका किससे? टीकमगढ़ से अलग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका खत्म होता है मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन पूरा। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन। तो प्रश्न
हमने एक क्वेश्चन लिया था, पुनर्गठन कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग पहले ये कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है ये। भोपाल राज्य कब मिला था? ये मैं करा चुका हूँ। सॉरी, भोपाल राज्य का नाम जो है, पूर्व नाम क्या था? तो वो था, सी स्टेट का भाग था भोपाल। सी स्टेट का भाग था भोपाल। बिल्कुल, ये तो कर चुके हैं विलय होने से पहले। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये देख सकते हैं आप। स्टेट ए की राजधानी रीवा थी, क्या ये सही है? स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। स्टेट सी की राजधानी, सी को मध्य भारत नाम दिया गया था। स्टेट बी में बघेलखंड को शामिल किया गया था। ठीक है, और स्टेट बी की दो राजधानियां थी। तो इसमें से जो सही कथन है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से सभी कथन गलत है, एक सही दिख रहा है। कौन सा? स्टेट बी की दो राजधानियां थी। ठीक है। महाकौशल क्षेत्र किस स्टेट में शामिल किया गया था? स्टेट ए में शामिल किया गया था। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको मेरे ख्याल से। पुनर्गठन में सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? विदिशा का भी बात हो रही थी। तो ऐसे कुछ फॉर्मेट है क्वेश्चन के, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तब मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 45 जिले थे। ठीक है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जो मैंने आपको दिया था। जल्दी से अपनी कॉपी खोल लीजिए, और वो प्रश्न जो मैंने लास्ट क्लास में दिया था, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न था आपका कि छोटे राज्य के बनने के क्या क्या लाभ हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं लाभ, फिर हम लोग लिखेंगे उसकी हानियां क्या क्या है। छोटे राज्य के लाभ। छोटे राज्य के लाभ देखते हैं। पहला तो ये है कि छोटा राज्य होगा तो सीधी सी बात है, क्षेत्रफल कम होगा। जनसंख्या कम होगी। छोटा राज्य होगा तो जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल कम होगा, जनसंख्या कम होगी। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों अगर कम होगी तो उससे क्या होगा? प्रशासन जनता के पास आ जाएगा। प्रशासन जनता के पास आ जाएगा। जब जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, तो प्रशासन का जनता के साथ ज्यादा अच्छा से कम्युनिकेशन सेटअप होगा, और वो दोनों एक दूसरे के करीब अगर होंगे तो ऐसे में क्या होगा? पारदर्शिता आएगी। तो छोटे राज्य से एक फायदा तो ये होगा कि पारदर्शिता आ सकती है। पारदर्शिता आएगी तो ऑब्वियसली बात है, जवाबदेही भी आएगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों पास पास आ रहे हैं। पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पास पास आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि कम क्षेत्रफल है। कम क्षेत्रफल है तो नीतियों को लागू करने में आसानी होगी। नीतियों को समुचित तरीके से लागू करने में, क्रियान्वयन करने में आसानी होगी। इससे कल्याण बढ़ेगा, लोक कल्याणकारी कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, तीन चीजें सामने आई। पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, नीतियों को लागू करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान होगा। मैंने बोला था कि छत्तीसगढ़ के अलग होने का एक कारण क्षेत्रवाद भी था। क्षेत्रवाद भी था, इसका मतलब ये है कि वहां की कुछ क्षेत्रीय समस्याएं थी जिनका समाधान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि देश राज्य का आकार बड़ा था और सरकार का ध्यान उस क्षेत्र पर नहीं था, क्योंकि सीटों की संख्या वैसे भी अगर कम होती है तो सरकार ध्यान नहीं देती। वैसे ही जैसे भारत की सरकार ज्यादातर कई सालों से
उत्तर पूर्वी राज्यों को नगण्य समझ रही थी, वहां पर नहीं ध्यान दिया जाता था। क्यों? क्योंकि एक सीट तो मिलती है एक राज्य से, एक एक दो दो सीटें वहां से ला रहे हो आप, और यूपी अकेला 80 सीट लेके बैठा हुआ है। तो सरकार को खाली वोट बैंक से मतलब होता है, तो वो वोट बैंक देखता है। लेकिन इस बार की जो सरकार है, शायद इन्होंने तक काफी थोड़ा ठीक काम किया है, सब कह सकते हैं कंपैरेटिवली, कि उत्तर पूर्वी राज्यों में थोड़ा विकास शुरू किया है। लेकिन फिर भी हम लोग आम आदमी को तो खाली पेट्रोल डीजल के भाव से ही मतलब होता है। तो अगर वो बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सरकार गलत है, और अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाते हैं तो हमारे लिए सरकार अच्छी है। तो हम सरकार को अच्छा या बुरा मापने का हमारे पास जो मानदंड है, जो तरीका है, वो दो या तीन तरीके होते हैं। या तो पेट्रोल डीजल से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि सरकार अच्छी है, और रिफाइंड ऑयल के भाव अगर कम ज़्यादा हुए तो समझ सकते हैं कि सरकार अच्छी बुरी है। दालों के भाव ऊपर नीचे गए तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं सरकार अच्छी बुरी है। और हर महीने, हर 2-3 महीने में अगर सरकार कुछ पैसे डाल रही है अकाउंट में तो सरकार अच्छी है। मुआवजा दे रही तो सरकार अच्छी है। बीमा दे रही तो सरकार अच्छी है। विकास से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे अकाउंट के लिए सरकार क्या कर रही है, वो हमारे मानदंड होते हैं केवल। ठीक है, तो क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान इजीली किया जा सकता है छोटे राज्य में, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चला सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आप कार्यक्रमों का ट्रेंड देखिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से कोई बिलोंग करता है या छत्तीसगढ़ से लगातार बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पढ़ता है, तो आप उनके कार्यक्रमों के नाम देखोगे तब से लगेगा कि कार्यक्रमों का जो मेन जो फोकस होता है वो उसी क्षेत्र के लोगों को, वैसे उनसे जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ी से लोगों से जुड़ा हुआ, जनजातियों से जुड़ा हुआ, गोंड लोगों से जुड़ा हुआ, नक्सलेट जो प्रभावित क्षेत्र है उनको विकसित करने पर है। तो कुल मिला के ये है कि विकास कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है। अब पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नहीं करते, पूरे एक साथ चलते हैं। तो ऐसे में वो क्षेत्र उस समस्या से जूझ रहा था, तो ऐसे छोटे राज्य के लिए किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट मैंने दिए हैं, 5 पॉइंट, जो हो सकता है आप में से किसी लोगों ने लिखे होंगे। अच्छी बात है अगर आपने लिखे हैं तो। शिक्षा के क्षेत्र में दिशा, बिल्कुल शिवराज, शिक्षा को भी बोल सकते हैं आप। लेकिन उससे ज्यादा है कि जिस वजह से वो राज्य अलग हुआ है उसमें अगर बदलाव हुआ तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है। अरे आप राज्य की बात कर रहे हैं, मैं देश का एग्जांपल दे देता हूं आपको। पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, और आज ये हालत है कि जो देश से अलग हुआ छोटा देश है बांग्लादेश, वो पाकिस्तान से इकोनॉमिकली भी, और डेवलपमेंट के हिसाब से भी, एजुकेशनली भी, और एक्सपोर्ट में भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। पाकिस्तान तो अभी भी इंडिया की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, जबकि बांग्लादेश ने इस बात का फायदा उठाया और इंडिया से दोस्ती की, और उसको काफी ज्यादा उसका फायदा मिला। और आज उसकी इकोनॉमी टाइगर इकोनॉमी में शुमार हो गई है। बहुत ज्यादा अच्छी इकोनॉमी हो चुकी है। जूट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, खेती काफी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म से खुद ही लड़ रहा है। तो ये तो बात हुई उसकी कि छोटा राज्य के लाभ क्या है। हम लोग हानियां भी देख लेते हैं। ठीक है, छोटे राज्य बनने की हानियां क्या क्या है, नोट डाउन कर लिया होगा सबने मेरे ख्याल से। और छोटे राज्य की हानियां, छोटे राज्य की हानियां। देखिए, नंबर एक, जब नया राज्य बनता है तो बड़ी समस्या क्या होती है, हम एक समस्या उत्पन्न होती है, वो है राज्यों की सीमा में विवाद। राज्यों की सीमा में विवाद उत्पन्न होता है, कई जगह होता है, राज्य सीमा विवाद चलते ही रहता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी किरार घाटी एक विवाद चला था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा। मध्य प्रदेश के अंतर्गत किरार घाटी करके एक जगह है। अ, अमरकंटक जो क्षेत्र है ना, अनूपपुर वाला, शहडोल वाले रीजन में, जो छत्तीसगढ़ से टच करता है, वो किरार घाटी जो है वो छत्तीसगढ़ को देना पड़ा। हम लोगों को 7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था खाली, वो जिसको हमने दे दिया छत्तीसगढ़ को। तो वो एक विवाद था, सीमा विवाद तो चलते ही है। दूसरा जो विवाद सामने आता है वो नदी जल विवाद, चलते ही हमेशा। भारत में कई नदियों पर विवाद चल रहे हैं, कई बांधों पर विवाद चल रहे हैं। सबसे विवादित नदी भारत की जो है वो कावेरी नदी है, जो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। चलता ही ये विवाद। तीसरा,
जाहिर सी बात है कि नया राज्य बनेगा तो नया मुख्यमंत्री बनेगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा तो नया संसद, नया राजभवन, नए भवनों का निर्माण, अतिरिक्त खर्चा आएगा। जो राज्य नया ही बना है उसको तो विकास करना चाहिए। ये अतिरिक्त भार कहाँ से डाल दिया आपने? नए शासकीय भवन। कानून व्यवस्था बाधित होती इससे। कानून व्यवस्था बाधित होगी क्योंकि पहले कब का जो कानून व्यवस्था थी पूरी तरह से एक राज्य के अंडर में चल रही थी। नया राज्य बनेगा, नई कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये राज्य सूची का विषय और राज्य सरकार के ऊपर होता है। फिर राज्य सरकार को पूरी तरह से इसका बनाना पड़ेगा, फिर कैसे? तो ये राज्य कानून व्यवस्था बाधित होगी, अतिरिक्त भार पड़ेगा, नदी जल विवाद होगा, राज्यों की सीमा में बदलाव होगा। उसके बाद भी आप पांचों पॉइंट में निष्कर्ष में लिख सकते हैं। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य तो आप जानते हैं ना, उत्तर पूर्वी राज्य वैसे ही पिछड़े, वैसे ही छोटे थे, जिसके बाद भी वो डेवलप नहीं कर पाए। उसके बाद झारखंड बिहार से अलग हुआ लेकिन स्थिति में काफी ज्यादा सुधार नहीं हुआ। तो जो राज्य ऑलरेडी छोटे थे जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, और जो बना भी नया झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी कोई ज्यादा अच्छा बदलाव बदलाव तो हुआ है लेकिन वो एक ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। फिर भी ये कह सकते हैं कि छोटे राज्य होते हुए भी ये राज्य नहीं कर पाए। तो ये कहना गलत होगा कि छोटे राज्य का बनना उनके लिए खाली तरक्की के लिए साबित हो सकता है सही। तो ये जरूरी नहीं, तो आप दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, सफलता और असफलता। ठीक है। शिवराज जी बोल रहे हैं, शिक्षा। ठीक है। ओके। समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो छोटे राज्य बनने की हानियां क्या होगी? सीमा विवाद उत्पन्न होगा, नदी जल विवाद उत्पन्न होगा, और अतिरिक्त भार पड़ेगा, नए शासकीय भवन बनाने पड़ेंगे, कानून व्यवस्था बाधित होगी। निष्कर्ष भी लिख सकते हैं आप कि पहले ही भारत में कई सारे छोटे राज्य हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, उसके बाद भी जो है उसमें कोई उनकी स्थिति में कुछ सुधार नहीं देखा गया। तो ऐसा कहना लाजमी नहीं होगा कि छोटे राज्य का बनना किसी राज्य के लिए, छोटे राज्य का बनना किसी राज्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे कि क्या हमको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके आगे। भौगोलिक परिदृश्य समझते हैं। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, ये भूगोल शुरू हुआ है आज से हमारा। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन की बात करें तो मध्य प्रदेश का संबंध प्राचीन काल से जिस भूमि से है उसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना भूमि। प्राचीन काल से मध्य प्रदेश का संबंध जिस भूमि से है उसको हम लोग बोलते हैं गोंडवाना भूमि। अब ये गोंडवाना भूमि क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्योंकि बहुत पहले एक एक थ्योरी सामने आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। भूगोल का टॉपिक है, जरा थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉडली समझा दूं किस तरह से ये हुआ होगा। यहाँ पर मेंशन्ड है लेकिन इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूगर्भिक इतिहास के आधार पर मध्य प्रदेश गोंडवाना का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत का पूरा साउथ इंडिया वाला पार्ट, विंध्याचल के नीचे वाला पूरा पार्ट जो है वो आपका गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। तो गोंडवाना भूमि क्या है, इसको जरा सा समझ लेते हैं। ब्लैंक पेज पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या था, अगर आप ध्यान से विश्व के मानचित्र को देखोगे ना, ध्यान से अगर आप लोग को वर्ल्ड का मानचित्र अगर आपके दिमाग में है तो उसको थोड़ा सा रिवाइंड करिए दिमाग में और सोचिए जरा कि उसमें कुछ ऐसे देश है जो दूर दूर है, सारे के सारे महाद्वीप, लेकिन उनको अगर धीरे धीरे आप पास लेकर के आओ, मिलाओगे तो सारे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर उनको मिलाओगे, मेरे पास अभी मैप नहीं है इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, फिर भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका साउथ अमेरिका है और ये आपका अफ्रीका वाला रीजन है।
ऐसा कुछ। ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये साउथ अमेरिका वाला क्षेत्र है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ के यहाँ मिला दूं तो फिट बैठता है। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ फिट हो जाता है। ये सब फिटिंग करके देखा गया। अब हुआ क्या कि ये सब फिट करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। 1914 में अल्फ्रेड वेगनर ने 1914 में अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1914 के आसपास ये था। कहीं पर 12 दिया, कहीं 14 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है उस सिद्धांत से। इन्होंने क्या देखा कि जो पूरा हमारा अर्थ है, कि जो हमारा पूरा पृथ्वी है, इसमें सातों महाद्वीप पहले कभी जुड़े होंगे। इनके हिसाब से ऐसा था। उन्होंने बोला कि ये सारा जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप हमारे धरती पर हैं, ये सातों महाद्वीप कभी जुड़े होंगे। और कब जुड़े होंगे तो इन्होंने बोली ये घटना है कार्बोनी फेरस काल की। कभी महाद्वीप जुड़े होंगे और ये घटना है कार्बोनीफेरस काल की। और घटना कब की है? 20 करोड़ साल पहले। 20 करोड़ साल पहले। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो एज है टोटल, वो 460 करोड़ की हो चुकी है अभी। पृथ्वी 460 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी है। और वहीं हमारा जो सूर्य है वो 500 करोड़ साल पुराना है। एक तारा 10 अरब साल जीता है। एक जो तारा है वो 10 अरब साल जीता है। और 5 अरब जी चुका है अभी सूरज। अभी 5 अरब रोज बाकी है उसके। तो कार्बोनीफेरस युग में क्या इनने बोला कि हुआ क्या कि ये जो पूरा महाद्वीप है, इसको उन्होंने बोला इसके आसपास जो है पानी भरा हुआ था, इस तरह का था। इन्होंने नाम दिया कि ये जो महाद्वीप है इसका नाम है पेंजिया। और ये जो महाद्वीप के आसपास पानी भरा उसका नाम है पेंथालासा। क्या नाम दिया गया? पेंजिया और पेंथालासा। तो पेंजिया और पेंथालासा, पेंथालासा महासागर का नाम है, ये वृहद महासागर है। और पेंजिया इस महाद्वीप का नाम है। ये बोलते हैं कि कार्बोनीफेरस युग के अंत में ऐसा होना शुरू हो गया था कि ये पेंजिया जो है ये 2 भाग में टूट गया। उत्तर का जो भाग है इसको उन्होंने बोला अंगारा लैंड। उत्तर का जो भाग है इसको उन्होंने बोला अंगारा लैंड। अंगारा लैंड या एक और नाम है उसका लोरेसिया। और जो दक्षिणी भाग है इसको बोला गया गोंडवाना भूमि, जिसका हम हिस्सा है। हमें गोंडवाना से मतलब, ये बोलते हैं कि आज से 20 करोड़ साल पहले से स्टार्ट हो गया था कि टूट गया ये। तो वेगनर का जो अजम्पशन था काफी सही था। उनका मानना था कि ये जुड़े हुए हैं कभी, और ये टूट गए। कई साक्ष्य भी उनने दिए। भूगोल का जो लेक्चर होगा उसमें आपको क्लियर इसके बारे में बता दिया जाएगा। अगर आपने अटेंड किया तो अच्छी बात है, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग आंसर लिख रहे हैं, अच्छी बात है, आपको पता है इसके बारे में। अंगारा लैंड को ही लारेशिया बोलते हैं। तो लारेशिया और अंगारा लैंड, देखिए हम बोलते हैं गोंडवाना भूमि का हिस्सा है भारत। तो भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, भारत के साथ साथ अफ्रीका, भारत के साथ साथ सऊदी अरबिया, और भारत के साथ साथ एंटार्क्टिका, ये सारे के सारे गोंडवाना भूमि के हिस्से हैं। हम गोंडवाना लैंड से टूट करके बहुत दूर से जब आए और आकर के टकरा गए चाइना से, और भारत का निर्माण हो जाता है। टकराने की वजह से हिमालय पर्वत बन जाता है और भारत वहां पर स्टेबल हो गया आज की तारीख में। लगातार अब भी हम लोग धक्का मार रहे हैं। यानी हमारा जो इंडियन प्लेट है ये लगातार चाइनीज प्लेट को धक्का मार रही है। और जैसे कि वजह यही कारण है कि हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं।
क्योंकि दोनों प्लेटें एक दूसरे से टक्कर कर रही है। ये रीजन है इसका, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। रीजन ये नहीं दे पाए थे उस समय कि क्यों, जब आपने बोला ठीक है मिले हुए थे, बात मान ली, लेकिन वेगनर साहब इस बात को क्लियर नहीं कर पाए थे कि कैसे ड्रिफ्टिंग, कैसे ये विस्थापित हो गए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कैसे चले गए, ये समझ में नहीं आया था। बाद की कुछ थ्योरी सामने आए, जिसमें सागर सतह नितल का सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, संवहन तरंग सिद्धांत, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत। ये तीन सिद्धांत और बाद में आए जिस जहां पर इसने क्लियर कर दिया। हाँ बिल्कुल, अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही भाग है, हिमालय का विस्तार ही है अंडमान निकोबार। देखिए, मिजोरम जो लास्ट राज्य है उधर का, और मिजोरम के बाद हिमालय जो है वो समुद्र के अंदर डूब जाता है, और वो आगे जाकर के वापस से उभर के आता है आइलैंड के फॉर्म में। तो ये वो जो हिस्सा है वो बिल्कुल इसी का है। ठीक है, बिल्कुल। और तब भी जब भी हिमालय में भूकंप आता है, इसी वजह से अंडमान निकोबार में झटके महसूस किए जाते हैं, यही कारण है। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो गोंडवाना का हिस्सा इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब देखिए, गोंडवाना भूमि का फायदा क्या हुआ। गोंडवाना भूमि का फायदा ये हुआ कि जब ये गोंडवाना लैंड है, ये जैसे ही टकराती है और इतने दूर से आई, लगातार टक्कर हुई तो गोंडवाना भूमि बनी। तो उस समय क्या होता, हजारों करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे दब गए अंदर के अंदर, और पेड़ पौधे दबने की वजह से क्या हुआ, ये कोयले में कन्वर्ट हो गए, और कोयले में कन्वर्ट होने की वजह से यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा 98% कोयला जो है वो गोंडवाना की चट्टानों में ही मिलता है। तो गोंडवाना की जो चट्टानें निर्मित हुई होगी, सीधी सी बात है, कौन से काल में निर्माण हो रही होगी, ये शुरू हुई थी कार्बोनिफेरस काल से, और ये पूरा ड्रिफ्टिंग होते 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 जुरासिक काल तक आते हैं, तो पूरा ये घटना हो जाती है। कार्बोनिक फेरस काल से लेकर जुरासिक काल तक के बीच में ये गोंडवाना चट्टानों का निर्माण शुरू हो जाता है। अभी आगे हम लोग को चट्टाने भी पढ़ना है, इसलिए मैं ये चीज क्लियर कर रहा हूं आपको। मेरे ख्याल से यहाँ क्लियर हो गया होगा आपको कि पेंजिया और पैंथलासा में क्या है। एक बात और क्लियर कर लेना कि पेंजिया और पैंथलासा के बीच में एक क्रैक था, एक छोटी सी जगह थी जहां पर छोटा सा समुद्र था, उसका नाम था टेथिस सागर, और इसी टेथिस सागर के ऊपर हिमालय बना हुआ है। हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है। जब भी दो प्लेटें आपस में टकराएगी तो एक प्लेट नीचे जाएगी, एक प्लेट ऊपर आएगी, और इस ऊपर वाली प्लेट से बनता है फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत। और दुनिया के ज्यादातर पर्वत जो है वलित ही पर्वत है। ज्वालामुखी भी मिलते हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको वलित मिलेंगे, जिसमें से हमारा हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। तो ध्यान रखिएगा इसको कि वलित पर्वत की घटना कैसे होती है। प्लेट टेक्टोनिक की ये एक फोटोज आप देख सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड का फोटो है, ये लॉरेशिया का फोटो यानी पेंजिया का, इस तरह से इसको ऐसे देख सकते हैं। मैंने बताया ना, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका को, साउथ अमेरिका को जोड़ दिया, जुड़े हुए थे ये। ऊपर वाले जो भाग है, यूरोप, अमेरिका, ये सब जो है लॉरेशिया के हिस्से थे, ग्रीनलैंड। बाकी हम नीचे वाले गोंडवाना, गोंडवाना हिस्सा बड़ा था और वो छोटा था, बीच में टेथिस सी था इनके। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ आपको ये। ठीक, ये भौगोलिक परिदृश्य को देखते हैं हमने थोड़ा सा, ये भी चीज इसमें डाली गई ये है कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कितना लेटीट्यूड से कितना लेटीट्यूड तक है। तो मैंने बताया था एक क्लास में आपको कि 21 डिग्री 6 अंश से 26 डिग्री 30 अंश तक फैला हुआ है मध्य प्रदेश। तो ये आपका लेटीट्यूड विस्तार है। लेटीट्यूड लाइन जो होती है वो आड़ी खींची जाती है, और देशांतर रेखा है, लेटीट्यूड बोले तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं आड़ी खींची जाती है, जबकि देशांतर रेखाएं खड़ी खींची जाती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीजें तो आपको उस दिन ही क्लियर हो गई होगी। और बाकी वो राज्य जो सबसे ऊपर नीचे इधर उधर के राज्य जो हैं, ये सब आपके, सॉरी, जिले, क्षमा करें, उस दिन भी मैंने बार बार राज्य का जिक्र किया था, ये जिले हैं। तो जो जिले उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में है, ये सारे के सारे जिले जो हैं ये आपको ध्यान रखना है। और एक इसमें खास बात है कि यहां से एक लाइन गुजरती है, मैंने मेंशन किया भी है ये इसमें, 82.5 डिग्री रेखा, 82.5 डिग्री लाइन जो है, ये 82.5 डिग्री लाइन जो है, ये 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 कट करती है सिंगरौली को। 82.5 डिग्री क्या है, ये लाइन तो जो है 82.5 डिग्री लाइन जो है ये यहां से कट होके जाती है, 82.5 यहाँ पर। देशांतर रेखा तो पता है हमको, ये पढ़ लिया था हमने, 82 डिग्री 48 मिनट का। लेकिन इंपॉर्टेंट जो लाइन वो क्या है, वो आपकी टाइम लाइन है।
ये मेंशन है इसमें, सिंगरौली से जाती है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, इसको समझ लेते हैं क्या है। अब ये लाइन क्या होती है, व्हाट इज टाइम लाइन, स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या होती है। देखिए, देशांतर रेखाओं से ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन समझ में आना चाहिए कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या होती है। भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया, जो आईएसटी इसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री को माना गया है। 82.5 डिग्री को क्यों माना गया है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जब हम लोग देशांतर, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है आज। ठीक है, मैं ब्लैंक पेज पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन में मजा आ रहा होगा। टाइम डिटर्मिनेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। देखिए, ये 0 डिग्री रेखा, इसको तो हम लोग देशांतर रेखा ही बोलते हैं। देशों में अंतर करने वाली रेखा, दैट इज कॉल्ड देशांतर रेखा। 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं मानक समय रेखा। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीनविच, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच शहर, लंदन के अंदर ग्रीनविच जगह है, वहां से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीनविच। ठीक है, तो मानक समय रेखा भी बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, क्योंकि ग्रीनविच जगह से निकलती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये 0 डिग्री के बाद क्या हुआ कि पूरा गोला है ये, समझना इसको। ये टाइम डिटर्मिनेशन हो सक, वैसे तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि 82.5 क्यों लिया, उसके लिए मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझ लूंगा आपका, लेकिन समझा दूंगा इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, मुझे बताइए 360 डिग्री है ये। एक गोला कितने डिग्री का होता है, एक गोला होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री है ये। अब इस 360 डिग्री, देखिए पूरे, ये बात तो समझ में आती है आपको कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसका मतलब ये है कि मान लो ये सूरज है, ये पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, ये पृथ्वी घूम रही है, ये सूरज सामने है जो रोशनी दे रहा है। तो पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, इसका मतलब सूरज के सामने से पूरी पृथ्वी एक बार एक राउंड मार लिया। इसका मतलब एक, यानी 24 घंटे के अंदर दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं होगा, अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को छोड़ दे, तो दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां पर दिन नहीं उगेगा, जहां पर मॉर्निंग नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया को आपको कितने घंटे में बांटना है, 24 घंटे में बांटना है। इसको काटा गया तो पता चला कि 15 डिग्री इजिकल्स टू 1 घंटा होता है। 15 डिग्री में 1 घंटा, समझ में आया। तो ये जो लाइन खींची गई, ये खींची गई हर 15-15 डिग्री पे, मान लो इसको 15-15 डिग्री पे हमने खींच दिया, 45, और आखिरी वाली जो लाइन है वो 180 डिग्री लाइन है। इसी से समय का निर्धारण किया जाता है, ये है टाइम लाइन। 15-15 डिग्री वाली ऐसी 24 टाइम लाइन खींची गई, क्यों, क्योंकि हमने डिवाइड किया है इसको। और सिंप्लीफाई कर दे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 15 डिग्री से डिवाइड करेंगे मतलब 4 मिनट इजिकल्स टू 1 डिग्री में। 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। इसका मतलब है कि देशांतर रेखाओं में खिसकाव करोगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आएगा। 0 डिग्री को मानक समय रेखा मान के चला है, 0 डिग्री को मानक समय रेखा मान लिया, और सूरज उदय होता है पूर्व दिशा में, तो समय किसका आगे चलेगा, पूर्व दिशा का आगे चलेगा। मैं थोड़ा सा जल्दी समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए आपको, हो सकता है पढ़ाओ। पूर्व दिशा में जाओगे समय बढ़ेगा, पश्चिम में जाओगे समय घटेगा। तो पूर्व की ओर समय बढ़ता है, पश्चिम की ओर समय घटता है। 0 डिग्री, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत यहाँ है, ऑब्वियसली बात। तो मुझे बताओ, अगर मैं इधर जाऊंगा तो टाइम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। मैं मान लो 15 डिग्री इधर आगे खिसक गया, तो मेरा 1 घंटा बढ़ जाएगा 0 डिग्री से। 0 डिग्री पर लंदन है, यानी इंग्लैंड है, इंग्लैंड में मान लो 11 बज रहे हैं, तो मैं 15 डिग्री इधर आ गया तो मेरे यहाँ 12 बजेंगे। मैं और 15 डिग्री इधर आ गया तो मेरे यहाँ 1 बज जाएंगे। ऐसे ही भारत तक आते आते 5.5 घंटे का अंतर आ जाता है। ये अंतर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिग्री। समझ में आ रहा होगा। तो 15-15 डिग्री वाली लाइन पकड़ लो आप।
अगर आप 15-15 डिग्री लाइन पकड़ लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि किसी देश का समय क्या चल रहा होगा। अगर वो पूर्व में है तो बढ़ रहा होगा, पश्चिम में तो घट रहा होगा। कैलकुलेट कहाँ से करना है? ग्रीनविच से करना है। इसको एक नाम दिया है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। तो ये जीएमटी से कैलकुलेट करते हैं हम लोग कि पूर्व में जाओगे जीएमटी से तो टाइम बढ़ेगा कितना। 15 डिग्री चले जाओगे तो 1 घंटा, 1 डिग्री चले जाओगे तो 4 मिनट। सिंपल सा फंडा है। इधर जाओ टाइम बढ़ेगा, इधर जाओ टाइम घटेगा। समझ में आ रहा है? आराम से आना चाहिए सर, हम समझ में, क्योंकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब देखिए इंडिया में इसका टाइम हमने कैसे मैनेज कर लिया। इंडिया में हमने टाइम कैसे मैनेज किया। ये जो इंडिया है, मैंने बताया था आपको कि ये दोनों 0 डिग्री के यहां पर पड़ता है इंडिया। ऐसा कुछ। तो ये जो दो देशांतर रेखाओं के बीच में इंडिया होगा। हम लोग किसी भी देश को देशांतर रेखाओं के बीच पढ़ते हैं ना। तो इंडिया की जो दो देशांतर रेखा है वो है एक तो 68 डिग्री और यह 97 डिग्री के बीच में। इंडिया पड़ता है 68 डिग्री और 97 डिग्री के बीच में पड़ता है। 15 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो 15 का पहाड़ अगर बोलेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भारत की मिर्जापुर से गुजरती, बिल्कुल सही। 15 डिग्री के पहाड़ा पड़ेंगे तो 15 डिग्री में समझ में आएगा। तो किस 68 और 97 के बीच में हमको 15 डिग्री, 15 से कटने वाली दो अंक मिल जाते हैं, 75 डिग्री और 90 डिग्री। भारत से दो मानक समय रेखा, भारत से दो समय रेखा गुजरती, दो टाइम लाइन गुजरती। भारत से अगर पूछे, आपसे अगर क्वेश्चन पूछे जाए ना कि भारत के कितने समय हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, लेकिन कितने हैं? एक है। हो सकते हैं दो। भारत में 90 डिग्री और 75 डिग्री दोनों को माना है। अगर मैं बोलूं 15 डिग्री में 1 घंटा चेंज हो रहा है तो 75 में 5 होंगे, 90 में 6 होंगे। 75 में 5 घंटे चेंज हो गए, 90 में 6 घंटे चेंज होंगे। ऑब्वियसली बात है। तो भारत में 5 घंटे आगे भी हो सकता है, 6 भी आगे हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन भारत में चूंकि दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है भारत में कि भारत में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समय का दिक्कत रहता है और लगातार लोग यहाँ से वहां ट्रेवल करते रहते हैं। ऐसे में अलग अलग घड़ी चलाओगे तो बड़ी समस्या होगी। हमने बोला ना तुम्हारी ना हमारी, उसको कर दिया डिवाइड। 75 + 90/2 कर दिया। हमको मिला वही जो हमें चाहिए था, 82 डिग्री 30 मिनट, 82.5, 82.5 डिग्री को हमने मान लिया भारत की मानक समय रेखा। और यही चलती आ रही है, उसको खींच दिया भारत से। अब ये 82.5 डिग्री रेखा जो खींच दिया है मध्य प्रदेश से भी होकर के जाती है, लेकिन जिस पॉइंट से होकर के जाती है वो यूपी में है। और यूपी के इलाहाबाद जिले में है। इलाहाबाद जिले के अंदर मिर्जापुर है, मिर्जापुर का नाम सुना होगा आपने। और मिर्जापुर के अंदर एक नैनी जगह है, नैनी नामक जगह से निकलती है। तो ये मिर्जापुर के नैनी से निकलती है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, यूपी ही नहीं, एमपी भी से निकलती है, सीजी से भी निकलती है, उड़ीसा से भी निकलती है। उड़ीसा का नाम चेंज कर दिया है, ओडिशा हो गया है। और आंध्र प्रदेश से भी निकलती है। 5 राज्यों से निकलने वाली रेखा है 82.5 डिग्री, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। पुनः मैं उस पर आ जाता हूं। ये यही वो रेखा है जो 82.5 डिग्री के नाम से जानी जाती है। और ये निकलती है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। एक जिला मध्य प्रदेश का निकलता है। छत्तीसगढ़ से भी पास थ्रू होती है, यूपी से भी होती है, उड़ीसा से भी होती है, आंध्र प्रदेश से भी होती है। 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री रेखा। बात समझ में आ गई आपको? 82.5 डिग्री रेखा इन इन राज्यों से गुजरती है। ठीक। कर्क रेखा पढ़ चुके थे हम लोग। ये भी मैंने पढ़ा दिया था कि उत्तर से दक्षिण क्या 615 5 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की इसकी दूरी कितनी है? ये। अब आगे जो मेन चीज हमकी भूवैज्ञानिक संरचना, थोड़ा सा पेचीदा टॉपिक है, समझने में दिक्कत करता है। चट्टानों को समझने में वैसे ही समस्या होती है। समझते हैं ये क्या चीज है। पहले समझ लेते चट्टाने क्या होती है और चट्टानों के प्रकार क्या होते हैं। देखिए चट्टाने जो है, देखा होगा आपने, हार्ड होती है, कठोर टुकड़े होते हैं। कठोर टुकड़े टुकड़े मिल मिलकर जब बन जाते हैं तो सेडिमेंट हो जाते हैं, तो चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। और चट्टानें कई प्रकार की हो सकती हैं। कुछ चट्टानें मुलायम भी होती हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं कि इतनी कठोर नहीं कि उसके अंदर तन्यता ना हो। चट्टानें भी मुड़ सकती हैं।
चट्टाने भी हल्का सा फोल्ड होती है, लेकिन एक सीमा तक। ज्यादा फोल्ड करो तो टूट जाएगी, चटक जाएगी। चाहे वो लोहा हो या कोई भी हो, उसको हल्का सा तो मोड़ सकते हो। चट्टाने भी मुड़ सकती हैं। चट्टानों के अंदर भी तन्यता होती है। लेकिन तीन चट्टाने जो ओरिजिनल चट्टाने होती हैं, उनके नाम इस प्रकार है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, तीन तरह की चट्टानें होती हैं। नाम फिर से मैं दोबारा आपसे बता दूं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगर मैं एक मैप बना के आपको समझाऊं आज, मेरे ख्याल से आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी हमेशा के लिए कि चट्टानें किस तरह निर्मित होती हैं। एक ही चट्टान से सारी तीनों चट्टानें बन जाती हैं। इसमें से अगर आपने आग्नेय चट्टान को समझ लिया, तो बाकी दोनों चट्टानों को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। मैं फिर से ब्लैंक पेज पर ही काम करूंगा। वैसे शिवराज जी, आपने वैसे भी सजेस्ट किया था ना कि सर ब्लैंक ब्लैंक पेज पर पढ़ाएंगे, मजा आएगा। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चट्टानों की बात कर लेते हैं। ब्लैंक पेज कहाँ रख दिया? तो शुरू करते हैं। रॉक साइकिल। रॉक साइकिल, शेल चक्र। मैंने बोला आपको तीन तरह की चट्टान होती है, ये समझना आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। शेल चक्र, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो चट्टानें पाई जाती है उसको जानना है, तो पहले जानना पड़ेगा ओरिजिनल चट्टान कौन कौन सी होती है। मैंने बोला तीन तरह की चट्टान होती है। एक जो आपकी है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है आपकी अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं, और तीसरी होती है आपकी कायांतरित चट्टान, जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, तीन तरह की चट्टानें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया, मजा आएगा उसको पढ़ने में। देखिए, सबसे पहले जो चट्टान बनती है उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान जब बनती है, जब मान लो ये धरती है, उसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी। इस भूपर्पटी के नीचे होता है मेंटल, जिसमें भरा होता है लावा। लावा भरा होता है, गरम गरम लावा भरा होता है। हॉट मोल्टेन मैग्मा इसको बोलते हैं। मैग्मा होता है। देखिए, मैग्मा और लावा दो शब्द आप सुनने को मिलेंगे आपको। इसमें अंतर इतना सा है, जब लावा जब लावा धरती के अंदर हो तो उसे मैग्मा कहते हैं। जब धरती को तोड़ के बाहर निकल जाए तो उसे लावा कहते हैं। तो लावा और मैग्मा में इतना सा अंतर है। तो लावा क्या करता है? धरती को तोड़ करके बाहर निकलता है। बाहर निकलता है ये लावा, तब ठंडा होता है। अंदर ठंडा नहीं होता, अंदर घनत्व और टेम्परेचर ज्यादा होता है। अंदर जो घनत्व ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, तीनों के ज्यादा होने की वजह से वहां पर हमेशा वो गर्म रहेगा। लेकिन जैसे बाहर निकलेगा, वैसे ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक पड़ जाएगा, काला पड़ जाएगा। और इसी से बनती है आग्नेय चट्टान, आग के ठंडा होने से बनी है। तो जब भी लावा ऊपर आकर के ठंडा होगा, आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। तो आग्नेय चट्टान किस चीज से बनती है? लावा के ठंडा होने से बनती। और इसीलिए इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी चट्टान सबसे पहले बनती। सीधी सी बात है, पिघली हुई चीज से बन रही है। अब इससे दूसरी चीजें कैसे बन रही है, समझ लेते इसको। इसी आग्नेय चट्टान से बनती है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान अवसाद से बनती है। अवसाद मतलब टुकड़े टूटे हुए, किसके? दूसरी चट्टानों। कैसे टूटते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के ऊपर सूरज लगातार गर्मी फेंक रहा है। सन लगातार गर्मी फेंक रहा है। चट्टानों हो या कोई भी चीज हो, गर्म होगी तो एक्सपैंड करेगी, वो फैलेगी। और ठंडी होगी रात में तो वापस से सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। साल भर, सालों से यह प्रक्रिया चलेगी कि लगातार चट्टान फैल रही, सिकुड़ रही, फैल रही, सिकुड़ रही, फैल रही, सिकुड़ रही है। तो इससे क्या होगा?
चट्टान का बोन टूट जाता है, बंध टूट जाता है, चट्टानें क्रैक हो जाती हैं। और सूरज के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपक्षय। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय से काम नहीं बनेगा, अपक्षय हो गया ठीक है, फिर क्या होता है? दो एजेंट है, पानी और हवा। बरसता पानी या बहता पानी और चलती हुई हवा, विंड। ये क्या करती है? ये टूटे हुए पार्टिकल जब अपक्षय हो जाता है किसी चट्टान का, तो उसको वहां से तोड़ करके, परिवहन करके, ट्रांसपोर्ट करके ले जाती है दूसरी जगह पर। तो एक स्थान से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपर्दन। क्या कहलाता है? अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन। ठीक है। तो यदि पानी और हवा चट्टानों के टुकड़ों को तोड़ करके दूसरे स्थान तक ले जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दन। और उड़ा के ले जाएंगे तो कहीं तो जमा करेंगे, तो उन अवसादों को, जो टुकड़े बहाकर ले जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अवसाद। उसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्स। टुकड़े को ले जा करके कहीं जाके डालेगा, उसको बोलते हैं हम लोग निक्षेपण। डिपॉजिट करना, डाल देना। वहां पर जाके वो सारे टुकड़े इकट्ठे होंगे, वापस से चट्टान बन जाएगी। अब जो चट्टान बनेगी अवसाद से, उसको बोलते हैं हम लोग अवसादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान कैसे बनती है? जब ये तीन क्रिया होती, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय मतलब सूर्य की गर्मी से लगातार चौड़ी हो रही, सिकुड़ रही है, बंद, फैल रही है, टूटना शुरू होगी। पानी और हवा जो है उसको वहां से ले जाकर दूसरी जगह ले जाते हैं, अपर्दन कहलाता है। और जमा करना मतलब निक्षेपण कहलाता है। जब किसी चट्टान के साथ ये तीन चीजें होगी तो हमें क्या मिलेगी? अवसादी चट्टान। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस चट्टान का भी तीन काम कर दिया हमने, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, तो भी हमें कौन सी चट्टान मिल जाएगी? हमें अवसादी चट्टान ही मिलेगी। ठीक है। अब क्या होता है, हमें इन दोनों से अवसादी चट्टान मिले। अवसादी चट्टान की डेफिनेशन यही है, अवसादी चट्टान वे चट्टानें होती हैं जो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण से मिलती है। ये इसकी डेफिनेशन यही से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट जो चीज है आपकी, कि कायांतरित चट्टान कैसे बनती है, तो ये कैसे बनती है इसको समझ लेते हैं। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इस चीज को। देखिए, जब किसी चट्टान के ताप और दाब में परिवर्तन हो, किस चीज में? ताप और दाब में परिवर्तन हो, तो वो चट्टान बदल जाती है रूपांतरित चट्टान में, चाहे वो कोई सी भी चट्टान हो। तो सेडिमेंट्री चट्टान कई सालों में लगातार ताप दाब में अंतर, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला। कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयला को सालों से दबाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो कोयला में परिवर्तन हो गया। अगर तो परिवर्तन हो गया तो कोयला में आपको हीरा भी मिल जाता है। कोयला से ही हीरा बनता है। तो सोचो कोयले की खान में कितना एक बहुमूल्य चीज मिल जाती है, कितनी अच्छी चीज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो ताप और दाब से। तो जब भी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, इंसान के ऊपर भी ये चीज अप्लाई होती है। जब भी इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है, तो वो निखर कर सामने आता है और बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपके सामने दिखेगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बन रही है? इन तीन चीजों से। और दो, ताप और दाब, ऊष्मा में परिवर्तन कर दिया तो आपको मिल जाएगी कायांतरित चट्टान। और अगर मान लो, तीसरा चीज, अगर मान लो किसी चट्टान को पिघला दिया आपने, चाहे वो रूपांतरित हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, पिघला दिया, तो जब चट्टान पिघलेगी तो क्या बनेगी? लावा बनेगी। जब चट्टान को पिघला दिया तो ऑब्वियसली बात लावा बनेगी। लावा ठंडा होगा तो क्या बनेगा? अग्नि चट्टान बनेगी। तो ये होता है साइकिल, इसको बोलते हैं चक्र। सभी एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं, अग्नि चट्टान से ही बनती हैं। तो ध्यान रखना, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और ताप और दाब और ऊष्मा में अंतर से बनती है मेटामॉर्फिक रॉक। और आग्नेय चट्टान बन जाती है आपकी पिघलने से। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जबकि अवसादी चट्टानों के उदाहरण में आपको कोयला मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, सैंडस्टोन मिलेगा, नमक की चट्टान मिलेगी। वहीं रूपांतरित चट्टान में जैसे हीरा जो है वो रूपांतरित चट्टान का एक रूप है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, नीस रूपांतरित चट्टान है। तो ये सभी चट्टानें एक दूसरे से जुड़ी होती है। लेकिन प्राइमरी चट्टान कौन सी?
आग्नेय चट्टान है। और यही आग्नेय चट्टान सबसे ज्यादा मिलती है पूरे भारत में। अब तो इनका मूल रूप खत्म हो चुका है, लेकिन आग्नेय चट्टान है जो सबसे पुरानी थी, प्री कैम्ब्रियन काल की, उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। अगली क्लास में हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ये जो आग्नेय चट्टानें हैं वही यही है जो सबसे पहले हमारे पास में आएगी, और ये है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें ही वो आग्नेय चट्टानें हैं जो सबसे पहले आके लगभग 70 करोड़ साल पहले आके बनी होगी, उससे भी पहले बनती आ रही है। प्री कैम्ब्रियन काल की घटना है ये। ठीक है, अगली क्लास हम लोग इसके आगे करेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं तक काफी है।